वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ सीए इंटर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में आपने मेरे पास स्वॉट एंड टोज ये दोनों मैट्रिक्स खत्म किए थे और स्वॉट से रिलेटेड पेज नंबर 49 पे कुछ एग्जांपल्स दे रखी थी। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि आप सिर्फ चार इसमें से टिकिंग कर लो, वो उतने की याद कर लो, लेकिन मैंने कहा था जब आप इनको पढ़ोगे थोड़ी सी ओवरलैपिंग है इनमें और आपको डाउट्स आनी चाहिए। मैंने स्पेशली कह के भेजा था कि डाउट्स आनी चाहिए, तो बच्चे ने उस चीज़ की लाज रखी है और बहुत ही जेन्युइन से डाउट्स पूछे हैं मुझसे। एक तो डाउट इन्होंने मुझसे पूछा है कि सर जो हमारा ये अपॉर्चुनिटीज़ उसमें एक पहला एग्जांपल है सर्विंग एडिशनल कस्टमर ग्रुप्स और एक्सपैंडिंग इनटू न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट्स और प्रोडक्ट सेगमेंट्स। बच्चा कह रहा है सर अब जब सिर्फ हम ये पढ़ते हैं सर्विंग एडिशनल कस्टमर ग्रुप्स तो हमें स्ट्रेंथ लग रही है, बट मैंने आपको ये कल भी बताया था जहां भी इन्होंने एडिशनल, न्यू, है ना, इस तरह की चीजें लिखी हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है नई जिसको आप ग्रैब कर रहे हो, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैब कर रहे हो, इसलिए इन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी में रखा हुआ है। तो इससे तो बच्चा हो गया संतुष्ट। लेकिन एक डाउट और है बच्चे की जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ में आई तो ज्यादा बेटर है। ये पॉइंट है इनका, पॉइंट नंबर ये दोनों 50 नंबर पेज पे ये दो पॉइंट्स। पहला, आपने कोई राइवल फर्म को या कंपनी को अक्वायर कर लिया है जिसकी टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज है उसके पास। और दूसरा, आपने अलायंस या जॉइंट वेंचर कर ली है जिससे आपकी मार्केट कवरेज एक्सपैंड हो गई है। अब देखो अगर आप सिर्फ इतना पढ़ो एक्सपैंड द मार्केट कवरेज तो ये अपॉर्चुनिटी लगती है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं अलायंस या जॉइंट वेंचर हुआ है तो इससे देखो ऊपर भी अलायंस और जॉइंट वेंचर वाले पॉइंट लिखे हुए हैं जहां पे इन्होंने साफ साफ इसको स्ट्रेंथ में लिखा हुआ है। तो ओवरलैपिंग क्या हो रही है कि इसको स्ट्रेंथ में भी दे रखा है एग्जाम्पल को और अपॉर्चुनिटी में भी दे रखा है। तो रियल लाइफ में तो एक्चुअल में दोनों ही है, क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करके आप अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रेंथन करके आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो। पर आप अगर कहते हो सर हम पेपर में क्या करके आए, तो मेरे हिसाब से इसका बेहतर आंसर स्ट्रेंथ ही रहेगा। तो अगर अपॉर्चुनिटी में भी लिखा हुआ है उससे घबराओ मत आप। अपॉर्चुनिटी में इन्होंने इस वे में लिख दिया कि अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करके आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो। बट अगर आपको पेपर में लिखना हो तो आई वुड प्रेफर कि आप इसे स्ट्रेंथ में लिख के आओ। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? खासकर जिन्होंने डाउट पूछी थी बोलो क्लियर है जी? जी सर बिल्कुल क्लियर है हमें, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो ये था हमारा पेज नंबर 50 और 51 तक हमने कल कर लिया था। ये लास्ट में हमने टॉपिक किया था डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज। अब इस चैप्टर में हमारा एक ही टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है जी ग्लोबलाइजेशन। ये एक अलग सा टॉपिक उठा के यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि ऊपर है ना ग्लोबल लेवल स्ट्रेटजी, तो साथ में इन्होंने सोचा चलो क्यों ना ग्लोबलाइजेशन भी यहीं पढ़ा दें। वैसे तो इस टॉपिक का पूरे हमारे चैप्टर से कोई इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो इस चैप्टर में तो आप ज्यादातर एनालिसिस पढ़ रहे थे, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, उसके बाद हमारे ये पोर्टफोलियो एनालिसिस, ठीक है, अलग अलग तरह के पढ़े थे ना हमने। तो कई सारे एनालिसिस पढ़े थे हमने, स्वॉट एनालिसिस, टोज एनालिसिस, पर एक टॉपिक इन्होंने अलग से रख दिया ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें से भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में से भी। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो कहता है आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन रीजनल या नेशनल लेवल पे नहीं, आजकल तो ग्लोबल लेवल पे सोचने लगी हैं ऑर्गेनाइजेशन। उनको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल। तो पहला ही क्वेश्चन इसमें तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल में क्या डिफरेंस है। सुना तो हमने सुना हुआ है ना मल्टीनेशनल कंपनीज, ट्रांसनेशनल नहीं सुना होगा शायद हमने ज्यादा, मल्टीनेशनल तो काफी सुनते हैं। तो अब एमएनसी और टीएनसी में क्या फर्क है, पहला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट है। पहली बात, मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या होता है, एक होती है होम कंपनी और उसकी कई होती है सब्सिडियरीज। मतलब एक मेन कंपनी कई कंपनीज अपनी और ओपन करती है। सब्सिडरी क्या होती है, जिसमें आपका 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है। आपने शायद ये वर्ड सुना हो, होल्डिंग सब्सिडरी। होल्डिंग होती है बड़ी वाली, पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं उसे, और सब्सिडरी होगी जिसे आप होल्ड करते हो। तो जब मैं मल्टीनेशनल का कंसेप्ट बोलता हूं तो एक होती है होम कंपनी और कई होती हैं उसकी सब्सिडरीज, जबकि ट्रांसनेशनल में सब्सिडरीज नहीं होती, बस बहुत सारी कंपनीज होती हैं उसके अंदर अलग अलग। और समझते हैं इस पॉइंट को, मल्टीनेशनल वालों का सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्योंकि सोचो जब एक होम कंपनी
कई कंपनीज को आगे होल्ड करती है, कई कंपनीज को आगे होल्ड करती है, सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, सब्सिडरी 3, सब्सिडी 4, सब्सिडी 5, सब्सिडी 6। तो ये सब्सिडरीज कैसे काम करेंगी, कैसे काम नहीं करेंगी, वो यहां से कंट्रोल किया जाता है सारा, यानी सारे का सारा सेंट्रलाइज्ड होता है। जबकि ट्रांसनेशनल में क्योंकि एज सच कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है, सारी कंपनीज इंडिपेंडेंट है, तो सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। कौन सा सिस्टम नहीं है? सेंट्रलाइज। और मल्टीनेशनल में कहता बड़ी बार ना बैरियर फेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जब सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है तो इनको पता है, जो ये वाले ऑफिस, हेड ऑफिस वाले जो लोग होते होंगे, ये ना सबको साथ लेके चलना चाहते होंगे, सबको। तो ये ऐसी पॉलिसीज या ऐसे डिसीजन लेते होंगे जो सबके लिए एप्लीकेबल हों। अब ऐसा बड़ा मुश्किल होता है, खासकर अगर आप कई अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं, मैं मैकडॉनल्ड्स की अगर बात करूं, इंडिया में मैकडॉनल्ड्स का बर्गर बिकता है, लेकिन आपको शायद पता होगा यहां तो ये मैकालू टिक्की बर्गर बहुत बेचते हैं, लेकिन अगर आप फॉरेन जाओ, यूरोपियन कंट्रीज में जाओ, इनके बीफ बर्गर्स बिकते हैं मेनली। इंडिया में बीफ बर्गर बेचते ही नहीं है, क्योंकि इंडिया के सिनेरियो के हिसाब से इन्हें पता है कि यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अगर हम बीफ बर्गर यहाँ पे लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, आप बाहर जहां पे मतलब ये सब चीजें कॉमन है, तो वहां बीफ बर्गर है इनका। यहाँ मैकालू टिक्की से खुश हैं कि आलू खिलाओ इंडिया वालों को, तो ज्यादा से ज्यादा चिकन और फिश के हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि कई बार लोकल सर्कमस्टांसिस के हिसाब से जो चीज आपकी बाहर एप्लीकेबल है, जरूरी नहीं वो इंडिया में एप्लीकेबल हो। जो इंडिया में एप्लीकेबल हो सकता है वो बाहर एप्लीकेबल ना हो। तो आपने कई कंट्रीज में काम करना है, लेकिन आप लेके चलना चाहते हो सबको एक तरह, तो प्रॉब्लम आ जाती है उसमें कई बार मल्टीनेशनल में। जबकि ट्रांसनेशनल में आप लोकल लेवल के हिसाब से फ्रीडम दे देते हो कंपनीज को कि भाई हमें तो सेल जनरेट करके दो, हमें तो रिजल्ट दो, वहां का जो सिनारियो है, वहां के जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसके मुताबिक स्ट्रेटजी बना लो। आप एक बार पढ़ के देखो, क्या तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? लोकल मार्केट के हिसाब से हो रहा है, यहां दिख रहा है आपको? समझ आया कि नहीं आया? यस और नो? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक में से। अगला क्वेश्चन है जी इस टॉपिक में से जो आता है बड़ी बार, नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसे वो इस तरह भी समझाते हैं, क्वेश्चन इस तरह भी पूछते हैं इसका, ग्लोबलाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। पहले मैं आपसे पूछता हूं, आपने भी बचपन में एक वर्ड सुना होगा एलपीजी के अंदर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आपको डेफिनेशन अगर याद हो ग्लोबलाइजेशन की, आपने क्या सीखी हुई है? देखते हैं आपको डेफिनेशन कौन सी याद है ग्लोबलाइजेशन की। हाँ जी, ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, और कुछ इंटीग्रेटिंग आर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक पढ़ा हुआ है आपने, पर वो एक दृष्टिकोण है, वो एक पर्सपेक्टिव है। जो आपके वाला पर्सपेक्टिव है, देखो वो हमने लिखा हुआ है सिंपल डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या मतलब है ग्लोबलाइजेशन का, कि हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। क्योंकि इंडिया एज अ डेवलपिंग नेशन क्या बोलेगा, हम ग्लोबलाइज कर रहे हैं, मतलब वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से बहुत अच्छी डेफिनेशन है। लेकिन अगर मैं, अब सारी कंट्रीज इंडिया थोड़ी ना, कोई डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, तो अगर मैं सिंपल इकोनॉमिक टर्म्स में बात करूं, सिंपल इकोनॉमिक टर्म्स जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, उसका मतलब ये होता है कि हम पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक ह्यूज मार्केट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम सारे बैरियर्स वगैरह आपस में रिमूव कर देंगे। कोई पॉलिटिकल बैरियर नहीं होगा, कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं होगा। आओ हम बीच की दीवार तोड़ते हैं। टूटेगी कैसे? देखिए अंबुजा सीमेंट से, पर ये अंबुजा सीमेंट की दीवार नहीं है, यहां दीवारें हैं ही नहीं। क्या आपको ये दो पर्सपेक्टिव समझ में आ रहे हैं? पहला पर्सपेक्टिव किसके एंगल से दिया हमने? इंडियन इकोनॉमी, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी। दूसरा हमने किसके पर्सपेक्टिव से दिया? सिंपल इकोनॉमिक टर्म्स। अब सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है, सोचो ये सबसे अच्छा है। अब बात करो कंपनी लेवल पे। ये तो आपने बात करी इकोनॉमी लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे बात करते हैं हम थोड़ी। सोचो एक दुकानदार, जब उसे पता लगता है कि इंडिया में अमेज़न आ गया, इंडिया में वॉलमार्ट आ रहा है, वो इतना खुश नहीं होगा ये चीजें देखकर कि हाँ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, हाँ हम एक ह्यूज मार्केट। वो पता क्या बोलेगा? अच्छा अब मेरे को इनसे भी कम्पीट करना पड़ेगा।
अभी तो गुप्ता प्रोविजन स्टोर सिर्फ मित्तल प्रोविजन स्टोर से कंपीट कर रहा था, अब वो कह रहा है अब मेरे को Amazon जैसे जो बड़े प्लेयर हैं उनसे भी कंपीट करना पड़ेगा, और फैक्ट है। और एक तो डोमेस्टिक वालों के लिए क्या मतलब हो गया, दे हैव टू कंपीट विद ग्लोबल प्लेयर्स नाउ। और क्या मतलब होगा कंपनी लेवल पे अगर मैं बात करूं, एक अच्छी कंपनी में तो क्या सोचेगी, अच्छा ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हो रही है, अभी तो हम लोग सिर्फ इंडिया में अपना प्लांट सेटअप करके बैठे हुए थे, क्यों ना आने वाले टाइम पे हम सिंगापुर में भी जाके अपना एक प्लांट सेटअप करें, हम दुबई में जाके भी अपना एक प्लांट सेटअप करें। यानी अगर आप सोचो उसमें भी दो तरह की सोच है, छोटे लोग ये सोचेंगे हाय अब बड़े से कंपीट करना पड़ेगा, और बड़े लोग क्या सोचेंगे अब और बड़े हो सकते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हो रही है। यानी हर एक बंदे के लिए शायद ग्लोबलाइजेशन का मतलब डिफरेंट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक बार तीसरा पॉइंट पढ़ के देखो कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। पहला तो वही हो गया कि कंपनी लेवल पे दो चीजें हैं, एक तो वो अपने आप को और कमिट करके और मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस खोलेगी वर्ल्ड वाइड और डाइवर्सिफाई करेगी अपने आप को, और साथ ही साथ अब उसको डोमेस्टिक मार्केट में फॉरेन कॉम्पिटिटर से साथ भी कंपीट करना पड़ेगा। दोनों पॉइंट आगे, यानी एक में हम लोग बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं और एक में हम थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं कि यार ये भी दिक्कत आएगी साथ में। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार आ चुका। ग्लोबलाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, और ऊपर लिखा है ग्लोबलाइजेशन मीन्स सेवरल थिंग्स फॉर सेवरल पीपल सच एज। बोलो ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, हाँ कि ना? अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसी में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ अ ग्लोबल कंपनी, फीचर्स ऑफ अ ग्लोबल कंपनी। पहली बात, ग्लोबल कंपनी नॉर्मली एक कॉन्ग्लोमरेट होती है। कॉन्ग्लोमरेट वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ है, डाइवर्सिफाइड कह लो, ये बहुत बड़ा एक ग्रुप जिसमें बहुत कुछ होता है। इवन आपको बताऊं अगर अमेजॉन की भी अगर मैं बात करूं, अमेजॉन इज ऑल्सो अ कॉन्ग्लोमरेट। आपको शायद पता हो अमेजॉन पे भी है, अमेजॉन प्राइम भी है, अमेजॉन का वो जो सारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो है ही है, हम अमेजॉन को सिर्फ उससे जानते हैं, पर अमेजॉन भी बहुत डाइवर्सिफाइड है। स्टार्टिंग पता है अमेजॉन की किससे हुई थी? बुक्स। इन्होंने एक वेबसाइट बनाई थी सिर्फ जेफ बेजोस ने कि मैं बुक्स बेचा करूंगा बस ऑनलाइन। वो बुक्स का इनको रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला, धीरे धीरे बुक्स के साथ साथ अब इन्होंने देखो कितना ही कुछ बेचना शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट सब कुछ ही मिल जाता है आपको अमेजॉन पे। एंड साइड बाय साइड अमेजॉन पे, अमेजॉन प्राइम, ये डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं साथ ही साथ। अब अमेजॉन प्राइम को बिल्कुल अलग चीज है इनकी, अगर आप देखो जो अमेजॉन वीडियोस की जो फिल्में उन्होंने बनानी शुरू कर ली, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ गए, वो डाइवर्सिफिकेशन ही तो है। पैसा है कहीं तो लगाना है। जैसे मार्क जकरबर्ग भी क्या करते हैं, पहले फेसबुक या चलो जो भी उन्होंने शुरू किया होगा, उसके बाद व्हाट्सएप इन्होंने एक्वायर करा, ठीक है, इंस्टाग्राम भी, मतलब एक्वायर करते रहते हैं फिर आगे की आगे। यस और नो? तो पहली बात तो ग्लोबल कंपनी एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है जिसमें कई यूनिट्स होंगे, और यूनिट्स भी ग्लोब के एक जगह नहीं कई अलग अलग जगहों पे होंगे, पर इन सब में ओनरशिप क्या होगी? कॉमन। तभी तो आप बोलोगे ना कि फलानी कंपनी का ही ग्रुप है ये। अब अमेजॉन इंडिया है तो अमेजॉन यूएस से ही लिंक्ड है। इवन आपने देखा होगा अमेजॉन कनाडा, अमेजॉन इंडिया, अमेजॉन यूएस, सारी वेबसाइट्स अलग है इनकी। आपको अगर कनाडा के प्राइसेस देखने हैं आप अमेजॉन इंडिया पे थोड़ी देख सकते हो, लेकिन है कॉमन ओनरशिप, सारी ओनरशिप। पहला फीचर आपको समझ में आया, इनका पूल ऑफ रिसोर्सेज भी कॉमन है, पैसा, इंफॉर्मेशन, पेटेंट। अब सोचो जो अमेजॉन यूएस ने अपनी नॉलेज डेवलप करी, क्या वो अमेजॉन इंडिया नहीं यूज कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा, कॉमन रिसोर्सेज हैं। और ज्यादातर केस में इनकी स्ट्रैटेजी भी कॉमन रहती है। हालांकि इसमें आप ये फर्क कर सकते हो कि अगर तो मल्टीनेशनल के नाम से तो कॉमन रहता है ज्यादातर, अगर ट्रांसनेशनल है तो थोड़ी सी आप उसको ना फ्रीडम दे देते हो कि आप अपने हिसाब से करो, हमें तो रिजल्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द लोकल मार्केट। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? और इसमें एक लाइन और है, बिसाइड्स इट मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो बेस्ड इन डिफरेंट नेशंस। यानी मैनेजर अलग अलग कंट्रीज के इन्वॉल्व होंगे, शेयर होल्डर्स भी अलग अलग कंपनी के अलग अलग कंट्री के इन्वॉल्व होंगे। क्या आपको तीनों के तीनों फीचर समझ में आ रहे हैं? हाँ कि ना?
चलो, तो 3 क्वेश्चन तो हमारे इसमें से निकल ही आए। एक पहला मल्टीनेशनल वर्सेस ट्रांसनेशनल, दूसरा नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और तीसरा फीचर्स ऑफ अ ग्लोबल कंपनी। इसके बाद एक टॉपिक है सुपर नेशनल एंटरप्राइज, इसको एक सेकंड के लिए छोड़ के आगे बढ़िए। व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल? आखिर कंपनीज ग्लोबल क्यों जाती हैं, क्यों होती हैं आपके हिसाब से? आप बताइए, आपको क्या लगता है? पैसा है, कहीं तो लगाना ही है। एक तो ये कारण है, बच्चा कह रहा है, सीधी सी बात है भाई, पैसा है, इन्वेस्ट करेंगे हम, ग्लोबलाइज क्यों ना हो। खासकर उस टाइम अगर हमारी मार्केट सैचुरेट होगी, अगर हमने अपनी होम मार्केट को तसल्ली कर दी पूरी, अब उसमें बंदे ही नहीं है। अब एक आदमी को 4-4 आईफोन थोड़ी बेची जाओगे। अब यूएस की पॉपुलेशन ही नहीं, इंडिया में पॉपुलेशन ही बड़ी है। इंडिया तो देखो अट्रैक्टिव रहा ही इसलिए बिकॉज ऑफ अवर पॉपुलेशन। वी आर अ कंट्री ऑफ 140 करोड़, और उसमें भी आप देखो कंजम्पशन स्टेट, मतलब हम लोग कंजम्पशन पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स का इंडिया में तो इसलिए बहुत दिलचस्पी है। यूएस की कितनी है पॉपुलेशन, किसी को आइडिया नहीं होगा, चलो देख लेंगे गूगल पे, काफी बड़े हैं। मतलब साइज वाइज वी आर वेरी स्मॉल इन मतलब यूएस कनाडा इट्स अ वेरी बिग टेरिटोरियल एरिया, बट पॉपुलेशन के मामले में हम बहुत आगे। तो भाई सीधी सी बात है, अगर कोई प्लेयर है जिसके पास अच्छी क्वालिटी वाली चीज है और उसके पास ये रिसोर्सेज हैं कि वो बाहर की कंट्रीज को भी सर्व कर सकता है, तो क्यों ना करे। अच्छा, एक बात तो मैं छोटी सी और बता देता हूं। कई बच्चे ना यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन इसे भी सोच लेते हैं कि इंडिया से अगर मैं एक्सपोर्ट करना शुरू कर दूं तो मैं ग्लोबलाइज हो गया। एक्चुअल में ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करने लग गए या एक्सपोर्ट करने लग गए तो आप ग्लोबलाइजेशन कर रहे हो। हमारी जो किताब भी ग्लोबलाइजेशन समझा रही है ना, अगर आप ऊपर भी देखोगे तो ये बार बार कह रही है कि आप कई कंट्रीज में काम कर रहे हो। इवन अगर आप देखो यहां भी जब लिखा है सेवरल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड, वो ये नहीं कहना चाह रहा कि एक जगह पे बना के आप एक्सपोर्ट करने लगे तो आप ग्लोबलाइज हो गए। ये भी चीज माइंड में रखिएगा। वैसे एक्सप्रेसली बुक ने यह भी नहीं कहा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज नॉट ग्लोबलाइजेशन, बट एक्चुअल में ग्लोबलाइजेशन हम किसे मानते हैं कि आप पहले सिर्फ इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे, फिर आप फॉरेन कंट्रीज में भी जाके ऑपरेट करने लगे, इसे बोलूंगा मैं ग्लोबलाइजेशन। यस और नो? और क्या कारण हो सकता है ग्लोबलाइजेशन का? सोचो, ये ग्रोथ होगी, चलो अपॉर्चुनिटीज नहीं मैं ग्रैब करना चाहूंगा। और कई बार क्या होता है, जो दूसरी कंट्रीज होती है ना, वहां चीपर रिसोर्सेज मिल जाते हैं, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। एक बात सोचो, आपने कई बार सुना होगा इंडिया में एक वर्ड आपने सुना होगा बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ आपने सुना होगा। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, इंडिया में अपना कॉल सेंटर ऑपरेट करवाती हैं। क्यों? उन्हें पता है यहां पे इंग्लिश बोलने वाले बंदे सस्ते मिल जाएंगे, लेबर सस्ती मिल जाएगी, ऑफिस सेटअप सस्ता हो जाएगा, रेंट कम होगा। ऑपरेशन सारे बाहर हैं, लेकिन सारा जो कस्टमर केयर उन्होंने सेटअप कर दिया, कॉल सेंटर, वो इंडिया में कर दिया। ये भी ग्लोबलाइजेशन है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ये नहीं बोलती कि आपने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही जाके बाहर लगाना है। आप अपना कोई भी प्रोसेस अगर दूसरी कंट्री में सेटअप करोगे, इट इज ग्लोबलाइजेशन। और बड़ी बार तो देखो ये चीप लेबर और रिसोर्सेज वाला पॉइंट तो है ही है, बड़ी बार हमारी खुद की सरकार भी इस चीज को प्रमोट करती है कि बाहर की कंट्री के लोग इंडिया में आके निवेश करें, अपने ऑफिस सेटअप करें, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करें, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों। अब देखो बाहर वाले को ये दिलचस्पी नहीं होगी कि इंडिया में आके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, वो कहेगा मेरा फायदा क्या होगा। वो लॉ टैक्स लॉ में या कहीं ना कहीं सरकार आपको कोई ना कोई इंसेंटिव देगी, या तो आपको इनकम टैक्स माफ कर देंगे, या आपको कोई बेनिफिट दे देंगे, कोई किसी तरह का सब्सिडी दे देंगे, ग्रांट दे देंगे, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। तब आपको ये होता है कि हाँ मैं इधर आके अपना बिजनेस सेटअप करूं। ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक मोटिवेशन है। SEZ वगैरह में अगर आप आते हो, हालांकि SEZ से तो फिर गवर्नमेंट कहती है एक्सपोर्ट करो, मतलब अगर एक्सपोर्ट ना भी करना हो, इवन देन दे कैन प्रमोट कि इंडिया में आके आप अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करिए, हम आपको टैक्स लॉ में छूट देंगे, हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको ग्रांट देंगे, कुछ भी हो सकता है। ये
हाँ, बीपीओ केपीओ, मैं कोई भी अपना ऑफिस अगर इंडिया में सेटअप करता हूँ, चाहे मैं वहां पे नॉलेज प्रोसेसिंग करवाऊं, चाहे मैं अपनी बिजनेस प्रोसेसिंग करवाऊं, चाहे मैं अपना कोई भी प्रोसेस करवाऊं, अल्टीमेटली अगर मैं यूएस का हूं पर मैं इंडिया में आके अपना कोई भी सेटअप करता हूं, मैं ग्लोबलाइजेशन कर रहा हूं। मेरा कोई भी ऑपरेशन मेरा हैंडल हो इंडिया से, चाहे वो मुझे लेबर वहां पे चीप मिल रही है, चाहे मेरे को गवर्नमेंट वहां पे इंसेंटिव दे रही है, चाहे मेरे को कोई और स्ट्रैटेजिक लोकेशन का मेरे को एडवांटेज मिल रहा है, वॉट एवर, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। यस और नो? तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं, इन्होंने यहां पे क्या क्या लिखा है। पहला पॉइंट तो वही है, नीड टू ग्रो। सिंपल, ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, हर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहती है। बोलो पहला पॉइंट समझ में आया? हाँ कि ना? अब ये भी बड़ा अच्छा कारण है जो हमने मिस करा है कि सर आज की डेट में कम्युनिकेशन बड़ी फास्ट हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन बड़ी स्पीडियर हो गई है, टेक्नोलॉजी बड़ी चेंज हो गई है, आज लगता ही नहीं कि भाई कोई चीज मेरे यहां से दूर है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत हो गई है। भाई बड़ी बड़ी जो कंपनी के लोग, मल्टीनेशनल कंपनीज के जो लोग होते हैं, इनका कोई पता नहीं होता, सुबह इंडिया में मीटिंग चल रही है, शाम को इनकी दुबई में मीटिंग हो, फिर रात को ये सिंगापुर पहुंचे फ्लाइट पकड़ के, एक एक दिन में कई बार दो दो तीन तीन कंट्रीज घूम जाते हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन बड़ी फास्ट है आज की डेट में। तो पुरानी डेट में पता क्या होता होगा लोगों की सोच कि यार मैं अपना सेटअप बाहर कैसे कर लूं, ना तो मैं उसे कंट्रोल कर पाऊंगा, ना मैं उसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा, ना मैं वहां जा पाऊंगा। आज ये सब बैरियर है ही नहीं। आज कंपनी कहती है मैं जर्मनी से हूं, चाहे मेरे को इंडिया में सेटअप करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शाम को रोज सुबह शाम 2 बार रिपोर्ट लिया करूंगा अपने एम्प्लॉय से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ईमेल करेंगे मेरे को, जिस दिन नहीं करेंगे मैं टाटा बाय बाय कर दूंगा, डर रहेगा, सारी रिपोर्ट मिलेगी मेरे को। और आज की डेट में इसी तरह बिजनेस सारे एक्सपेंड हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं कि एक मालिक हर जगह पे पहुंच जाए, सारा रिपोर्टिंग सिस्टम पे काम चल रहा है, एंड रिपोर्टिंग सिस्टम इज वेरी क्विक। यस और नो? रियल टाइम डेटा अपडेट होता है, रियल टाइम, समझ तो, रियल टाइम मतलब साथ ही साथ, विदाउट एनी डिले। बहुत बड़े बड़े सिस्टम सेटअप हो चुके हैं। आप आज फिल्म की टिकट बुक करवाते हो, सोचो उसी टाइम पे अगर कोई और आदमी भी फिल्म की टिकट बुक कर रहा हो और सेम सीट उसे भी अलॉट हो जाए, कितना रौला पड़ जाए। इतने तेज सर्वर हैं। आप फ्लाइट बुक करवा रहे हो, सोचो सेम फ्लाइट को कोई और भी बुक करवा रहा हो और सेम सीट्स उसे भी दिख रही हो, और इधर से आप बुक कर दो, उधर साथ के साथ उसका पेज रिफ्रेश हो जाता है कि सॉरी दीज सीट्स कैन नॉट बी अलॉटेड टू यू। क्योंकि सोचो अगर सर्वर में थोड़ा सा भी डिले हो और सेम सीट अगर 2 जनों को अलॉट हो जाए फ्लाइट में, भैया रौला पड़ जाएगा। आप खुद सोचो, रियल टाइम सर्वर चाहिए, और वो हैं चीजें आज की डेट में। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? इवन आप देखो, बैंक से आप एटीएम से पैसे निकलवाते हो, इधर अभी कार्ड नहीं निकाला होता, साथ के साथ आपको मैसेज आ जाता है आपके बैंक का कितने पैसे आपके एटीएम से निकल गए हैं। फास्टर कम्युनिकेशन। आप कहीं भी हो पूरे इंडिया में, कहीं से भी पैसे निकलवा लो, साथ के साथ आपके बैंक अकाउंट का मैसेज आ जाता है। इतने तेज सर्वर हो चुके हैं। ये चीजें आज से 5-7 साल 10 साल पहले इतनी तेज नहीं थी। यस और नो? थर्ड पॉइंट, आपको रियलाइज होना शुरू हो गया है कि डोमेस्टिक मार्केट्स में अब इतना दम नहीं है। आपको याद होगा हमने एक ना केस स्टडी पढ़ी थी यूएस और जापानियों की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, कि पहले फोर्ड वगैरह पूरी तरह से डोमिनेट करते थे, फिर बाद में जापानी क्वालिटी वाली गाड़ियां बनाने पे लगे हुए थे, डिफेक्ट फ्री। तो इसकी भी केस स्टडी का एग्जांपल यह है, जापानियों ने यूएस मार्केट में फ्लड ला दिया था ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में, जब उन्हें लगा कि जापान में उतनी मार्केट है ही नहीं कि जितनी वो प्रोडक्शन कर सकते हैं उतनी जापान में बिके। मतलब जितनी उनकी कैपेबिलिटी थी उतनी मार्केट नहीं थी वहां पे। तो उन्होंने सोचा अगर हम और प्रोडक्शन कर सकते हैं तो क्यों ना हम उस मार्केट को भी कैटर करें। यस और नो? अगला देखो, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, सर्विस सेंटर्स अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में बनाई जा रहे हैं, क्योंकि चीप लेबर मिल जाती है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज का इंसेंटिव मिल जाता है, जो मैंने आपको बताया। जैसे Hyundai का एग्जांपल दे रखा है यहां पे, Hyundai को कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स मिल गए लो कॉस्ट पे, इंडस्ट्री फ्रेंडली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के स्कीम्स मिल गए, जिससे कि उन्हें इंडिया में सेटअप करने का एक मोटिवेशन मिला।
और ये Hyundai की जितनी भी गाड़ियां हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके स्पेयर पार्ट्स यहां से ही मैन्युफैक्चर करके सप्लाई किए जा रहे हैं। इसीलिए आपको पता है हम पंजाब गवर्नमेंट की भी ये बात बोलते हैं कि कोई अच्छी सरकार आए और यहाँ पे इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आई जाएं, कुछ ऐसे इंसेंटिव्स लेके आए जाएं जिससे कि बाहर के लोग यहाँ अट्रैक्ट हों। क्योंकि जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी, जब तक मल्टीनेशनल्स इंडिया में नहीं आएंगी, तब तक एम्प्लॉयमेंट कहां से जनरेट होगी। इसीलिए देखो आज का सत्य क्या है, आप चाहे पंजाब से हो, आप हिमाचल से हो, आप हरियाणा में हो, आपकी अगर कल को कोई भी प्रोफेशनल डिग्री पूरी होती है, इंजीनियरिंग पूरी होती है, एक बात हमारे माइंड में क्लियर होती है कि जाना तो या एनसीआर पड़ेगा, या मुंबई जाना पड़ेगा, या पुणे जाना पड़ेगा, कोई ना कोई मेट्रोपॉलिटन बड़े सिटी में जाना पड़ेगा। यहां इतनी प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट उस चीज को प्रमोट कर रही है और कहीं ना कहीं हरियाणा गवर्नमेंट ने भी बहुत प्रमोट करा है, क्योंकि गुड़गांव को इसका बहुत फायदा मिला है दिल्ली के पास होने का, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया, कैपिटल आ गई। कई बार ना आपकी लोकेशन भी आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाती है। और इसीलिए आप देखो गुड़गांव से अगर आप जाते हो, गुड़गांव, मानेसर, इतना ज्यादा वो एरिया डेवलप हो गया है, आपको लगता ही नहीं कि आप मतलब एक हरियाणा के किसी एक ऐसे छोटे, मानेसर कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं था, गांव का ही एरिया पड़ता था वो, लेकिन आज वो पूरा न्यू गुड़गांव बन रहा है। डीएलएफ और वो सारा मतलब काफी बड़े बड़े बिल्डर्स वहां पे चीजें बना रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है वहां कुछ ना कुछ गवर्नमेंट भी तो कुछ ना कुछ इंसेंटिवाइज कर रही होगी, जो इतनी इंडस्ट्री वहां आ रही है। यस और नो? इसके बाद ये भी अच्छा पॉइंट है, आप सोचते हो मैं इंडिया से ही ऑपरेट करके मैं हर जगह ट्रांसपोर्ट करूंगा अपना सामान, कई बार ये भी वारा नहीं खाता। आप कहते हो बेटर है इंडिया से ट्रांसपोर्ट करने की बजाय, बेटर है मैं वहीं पे अपना प्लांट सेटअप कर लूं जहां पे मेरे को सेल करनी है, मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी। ये भी इससे ना आपको पता लगता है कि ये एक्सपोर्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हो वो ग्लोबलाइजेशन नहीं है। प्योर ग्लोबलाइजेशन क्या है कि आप वहीं जाके सेटअप करो ना, वहां एक इंडस्ट्री अपना एक प्रॉपर सेटअप करिए अपना। यहां पे भी इन्होंने एग्जांपल उसी का दे रखा है Hyundai का, कि कोरिया से गाड़ी बनाकर उसे यूरोप में एक्सपोर्ट करना या अमेरिका में एक्सपोर्ट करना इनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था। इसलिए इन्होंने इंडिया को ही एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर सोचा कि एक ऐसी लोकेशन पे हम मैन्युफैक्चरिंग करें जहां से हमें एक्सपोर्ट करना इतना महंगा ना पड़े। मतलब ये सोचना पड़ता है ना कंपनी को, सारी कैलकुलेशंस होती हैं। एक हब बनाएं, वहां से हम लोग एक्सपोर्ट करें। पढ़ के देखिए एक बार इस पॉइंट को। अब सोचो कोरिया की कंपनी अगर इंडिया में आके अपना एक प्लांट सेटअप कर रही है तो ग्लोबलाइजेशन तो हो ही गई ना। यस और नो? अगला पॉइंट भी ऐसा ही है कि जब उन्हें लगता है फॉरेन मार्केट में बहुत पोटेंशियल है तो नेचुरली क्या सोचना शुरू करते हैं कि हम वहां पे जाके अपना प्लांट सेटअप करें या ब्रांचेस सेटअप करें जहां से हमारी सेल और ज्यादा हो। अभी आपने देखा होगा Hyundai का एक शोर मचा हुआ है अभी रिसेंटली। Hyundai पाकिस्तान ने एक ट्वीट कर दिया, पता है आपको, 2-3 दिन पहले Hyundai पाकिस्तान ने एक ट्वीट कर दिया कि कश्मीर को हमने अपना वापस लेना है, मतलब कुछ इस तरह का ट्वीट कर दिया उन्होंने। तो उस पर बड़ी हलचल हुई है पिछले 2-3 दिन से कि Hyundai इंडिया को भी बॉयकॉट करो, कि पाकिस्तान मतलब इतना सेंसिटिव इशू है ये वाला, इंडिया पाकिस्तान वाला, तो हाउ कैन सच अ बिग ब्रांड कमेंट ऑन सच अ काइंड ऑफ थिंग। और खासकर आप इंडिया में भी ऑपरेट कर रहे हो और आपका Hyundai पाकिस्तान कह रहा है कि कश्मीर को आजाद करवाना है, ये तो मतलब गलत हो जाता है ना। तो पर मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं Hyundai पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रहा है, Hyundai इंडिया में भी ऑपरेट कर रहा है। इट इज अ ग्लोबल कंपनी। यस और नो? पढ़ के देखिए। Hyundai कार मेड बाय कोरिया सोल्ड इन इंडिया वर हाईली डिमांडेड, तो इसलिए Hyundai ने क्या सोचा, यही प्लांट सेटअप कर लो यार। और इंडिया में तो आपको पता ही है Hyundai ने बहुत सिक्का अपना जमा लिया। यस और नो? फिर उसके बाद क्या कारण दिया इन्होंने कि इंटरनेशनल बैरियर्स वगैरह कोलैप्स हो गए, ठीक है। इससे सारा कुछ रीडिफाइन हो गया कि स्टेट का क्या रोल है, इंडस्ट्री का क्या रोल है। क्योंकि पुराने टाइम पे आपको याद होगा पब्लिक सेक्टर ज्यादा एक्टिव होता था। अगर हम अपने देश की भी बात करें, प्राइवेटाइजेशन तो हम बाद में लेके आए हैं। अब सोचो आप एक ऐसी कंट्री में जाना ही नहीं चाहोगे जहां पब्लिक सेक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है, आप कहोगे मेरे को तो ये जमने ही नहीं देंगे।
लेकिन आज के टाइम पे ज्यादातर कंट्रीज की क्या सोच हो गई है, प्राइवेटाइज कर दो, प्राइवेटाइज कर दो। जब प्राइवेट सेक्टर वाले प्लेयर्स को आप एक फ्री हैंड देते हो तभी तो उनको मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार हम भी अपना सेटअप करते हैं वहां जाके, कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम है। अगर सोचो सारा कुछ स्टेट ही कंट्रोल करेगी, सारा अथॉरिटी उनके पास होगी, तो प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी कि मैं ग्लोबल लेवल पे काम करूं। पढ़ के देखिए इस पॉइंट को। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम है, ये ट्रेंड चल गया है, टैरिफ्स रिमूव कर दिए हैं, कम हो रहे हैं, इससे भी कहीं ना कहीं वो सारा तभी तो इकट्ठा है था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये लिबरलाइजेशन के पॉइंट हो गए सारे, और साथ में प्राइवेटाइजेशन भी प्रमोट हो रही है, उसी से ग्लोबलाइजेशन हो रही है। तीनों आपस में लिंक्ड हैं बिल्कुल। अगर आपको ग्लोबल लेवल पे जाना है पहले लिबरल तो करो। आप अपनी कंट्री में कही जा रहे हो बाहर से आओ, बाहर से आओ, पर आपकी पॉलिसीज लिबरल नहीं है, क्यों आएंगे बाहर से लोग? आइसोलेशन में करी जाओ काम, यस और नो। और लास्ट पॉइंट क्या है? ग्लोबलाइजेशन हैज मेड कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज टू फॉर्म स्ट्रैटेजिक अलायंसेज। क्या होती है अलायंसेज? अलायंस होता है एक साथ होना, फ्रेंड बनना। अलाय का मतलब होता है फ्रेंड, और अलायंस होगी फ्रेंडशिप। जैसे इंडिया में एक अलायंस अगर मैं आपको बताऊं तो आपने एक वर्ड सुना होगा स्टारबक्स। किसके साथ अलायंस है? टाटा। टाटा और स्टारबक्स का आपस में अलायंस है। स्टारबक्स यूएस का बहुत अच्छा कॉफी हाउस है, मतलब जैसे हमारे इंडिया में सीसीडी कैफे कॉफी डे फेमस था, यूएस का स्टारबक्स है। अब जब यूएस के स्टारबक्स ने इंडिया में आना था ना, तो वो सीधा नहीं आए, उन्होंने कोई लोकल बंदा, यहाँ का लोकल पार्टनर उन्होंने कोई बनाया, क्योंकि इंडिया की चीजों को लोकल पार्टनर ज्यादा अच्छा समझता होगा, उन्होंने टाटा के साथ अलायंस किया। ये भी एक तरह से ग्लोबल लेवल होने की प्रमोशन है, क्योंकि अगर सोचो एक बंदा कहता है मैंने बाहर जाना है, सबसे पहले पता हमारे लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? बाहर देखो कोई है अपना, उससे बात कर ले, वो वहां पे इसको पहले सेट कर दे, क्योंकि बाहर जाके आपको कुछ पता ही नहीं होगा। लेकिन अगर कोई दोस्त बैठा है, कोई रिश्तेदार बैठा है, मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। तो आज की डेट में कई कंट्रीज से कई प्लेयर आपस में अलायंस फॉर्म कर रहे हैं थ्रेट से बचने के लिए और अपनी अपनी एडवांटेजेस को लीवरेज करने के लिए। व्हाट इज लीवरेज? लीवरेज का मतलब होता है पुश करना। लीवरेज का मतलब होता है पुश करना, किसी चीज को प्रमोट करना, पुश करना। सोचो स्टारबक्स वालों ने क्या सोचा होगा? वैसे तो हम अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अगर एक इंडिया का भी प्लेयर बड़ा हमारे साथ जुड़ जाए तो इंडिया वालों को लिए और ज्यादा हम लोगों को पेनिट्रेट करना आसान हो जाएगा। तो इंडिया में अब नाम तो आपको पता ही है, 2-3-4 ही बड़े हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये 4-5 नाम हमें बड़े सुनने को मिलते हैं। इन्होंने टाटा के साथ अलायंस किया हुआ है। किसके साथ अलायंस किया हुआ है? टाटा। ये आपको टियर 1 सिटीज, टियर 2 सिटीज में हर जगह मिल जाएगा। अब अपना पटियाला तो टियर 3 सिटी है, 3rd लेवल पे आ जाता है, यहाँ पे नहीं है। आप चंडीगढ़ जाओगे 17 सेक्टर में भी इनका बना हुआ है। एयरपोर्ट आप किसी पे भी जाओगे, सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे आपको टाटा और स्टारबक्स का अलायंस का आपको ये कॉफी हाउस या जिसे हम बोलते हैं ना कैफे, वो मिल जाएगा आपको। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो वाई डू कंपनीज गो ग्लोबल समझ में आ गया? ये आंसर भाई तारा तो उस पर भी लगाना बनता है। ये 2 पेज में से मतलब अलग अलग क्वेश्चन आपको पता ही लग गए होंगे क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक रह गया इसके अंदर, दैट इज सुपर नेशनल एंटरप्राइज। ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश तो करी है स्टडी मटेरियल ने, पर लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई, पर मैं आपको बता देता हूं उसमें है क्या। पहली लाइन लिखता है अ फर्दर डेवलपमेंट परहैप्स। परहैप्स का मतलब क्या होता है? शायद, मतलब उसे खुद नहीं पता, कहता है शायद एक इससे भी बड़ी डेवलपमेंट आज की डेट में क्या हो रही है? सुपर नेशनल एंटरप्राइज। पर पहले बताओ ये फर्दर डेवलपमेंट किसके फर्दर कह रहा है? ग्लोबल कंपनी के भी आगे। यानी हमारी सोच तो कहता एक लोकल लेवल पे बिजनेस, फिर स्टेट लेवल पे बिजनेस, फिर नेशनल लेवल पे बिजनेस, फिर इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस, बस खत्म हमारी सोच। पर कहता शायद इससे भी बड़ी सोच क्या है? सुपर नेशनल। पढ़ी पहली लाइन? हाँ कि ना? अब ये कौन है? ये लोग भी वर्ल्ड वाइड एंटरप्राइज हैं और ये नॉन पॉलिटिकल इंटरनेशनल बॉडी है। कोई पॉलिटिकल कनेक्शन, वैसे ना कहने की बात होती है नॉन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल तो होते ही है। अब ये IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, पॉलिटिकल तो चीजें होती ही हैं सारी, ऐसा नहीं है।
कागजों में नॉन पॉलिटिकल होते हैं पर पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं इन पे, ऐसी बात नहीं है। इस हिसाब से तो फिर हमें यूएन को भी रखना चाहिए इसके अंदर, यूनाइटेड नेशंस जैसे है हमारा। अब सोचो वो हमारे जब इंडिया में वो वाला सीन हुआ था, हमारे वो नहीं थे अभिनंदन, क्या अभिनंदन है ना, क्या फ्लाइट जो हेलीकॉप्टर उधर चला गया था कि प्लेन था, जो भी था प्लेन था, तो प्लेन पाकिस्तान में इनका क्रैश हो गया था, कुछ हुआ था और इनको वहां पे बंदी बना लिया था। तो अगर आपको याद हो इंटरनेशनल प्रेशर ही डाला गया था इंडिया की तरफ से कि हमारे इस पायलट को कुछ होना नहीं चाहिए और बिल्कुल इज्जत से तमीज से आप इसको वापस छोड़ो, क्योंकि वॉर आपने स्टार्ट करी थी। ये ना इसमें ये चीज होती है कि किसने पहले स्टार्ट करा। अगर आप स्टार्ट करते और सामने वाला उसमें सिर्फ जवाब दे रहा है, फिर आप नहीं कुछ कर सकते उस केस में। लेकिन अगर आपने स्टार्ट नहीं करा होता, फिर इंटरनेशनल भाईचारा आपके साथ है। इस तरह की आपने ना अगर वो फिल्म देखी हो, मैं अभी थोड़े दिन पहले एक फिल्म देख रहा था, मेरे को याद नहीं आ रही, शायद गाजी अटैक। गाजी अटैक देखी आपने फिल्म? बड़ी अच्छी फिल्म है, गाजी अटैक फिल्म आई थी। तो उसमें ना एक सबमरीन ऑपरेशन दिखाया हुआ है। वो गाजी, हमने वो जब 1971 की वॉर हुई थी ना, तो पाकिस्तान का एक गाजी करके एक शिप था, सबमरीन थी, हाँ सबमरीन थी, सही कह रहे हो, इंडियन, हमारी इंडियन नेवी वालों ने उनका एक सबमरीन था, उसको तहस नहस किया था। पाकिस्तान की थी वो, क्योंकि वो पाकिस्तान वाले हमारे पे अटैक करने का प्लान कर रहे थे। तो उसमें ना जब वो जाते हैं उस ऑपरेशन पे, तो उनके सीनियर उन्हें बड़ा ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि हमारी तरफ से अगर शुरुआत होगी तो फिर एक तरह से हमने वॉर डिक्लेयर कर दिया। फिर इंटरनेशनल भाईचारा भी आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ आप सही हो, या मतलब फिर तो आपने वॉर शुरू कर दी। समझ रहे हो मेरी बात? इफ यू वांट कि यूएन बीच में इंटरवेन करे, इंटरनेशनल लोग बीच में आके बोलें कि नहीं जी आप सही हो, तो आपका ये नहीं स्टैब्लिश होना चाहिए कि वॉर आपने शुरू करी है। तो इसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो उस तरह की जो चीजें होती है ना, इसको आप बोल सकते हो कि सुपर नेशनल एंटरप्राइजेज हैं इनका। हालांकि ये जो यूएन वाला मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां फिट नहीं बैठेगा, बिकॉज वो कमर्शियल नहीं है, वो थोड़ी और तरीके के लिए बनी हुई है कि सारा पीस हार्मनी। लेकिन अगर बिजनेस के लेवल से बात करूं तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वाले सुपर नेशनल एंटरप्राइजेज हैं। जैसे इन सभी के ना मेंबर्स बन जाते हैं सारे। फिर अगर कोई आदमी ट्रेड को वॉयलेट करेगा या कुछ करेगा, तो फिर बाकी लोग प्रेशर डालते हैं कि ये आपने गलत करा है, ऐसे नहीं करना। ये उस तरह की एंटरप्राइज है। प्राइवेट बिजनेस की तरह ही काम कर रहे हैं अभी, पर इनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी, और ये इंटरनेशनल लेवल पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और ये उन लोगों को सर्विस देते हैं जो नेशंस उसकी एंट्री को परमिट करते हैं। अब जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं, जिस टाइम पे आपको याद होगा 1991 में जब हमारी इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब हुई थी, तो ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, हमारे इन्हीं से लोन वगैरह चल रहे थे, आईएमएफ वगैरह से। अब मेरे को एग्जैक्टली फिगर नहीं पता, बट इतना था उस टाइम पे कि हमारे पे कर्जा इतना ज्यादा था कि हमारे पास सिर्फ अगले 15 से 20 दिन का ही हमारे पास सिर्फ फंड्स थे, उसके बाद हमारा मतलब हालत खराब थी हमारी। और उस टाइम पे आपको पता है इन्होंने प्रेशर डाला था काफी, आईएमएफ वगैरह ने, अपनी चीजों मनवाने का कि हम आपको और सपोर्ट करने को तैयार हैं, पर हमारी इन चीजों को, इन कंडीशंस को मानो। वो तो चलो उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी काफी माने हुए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी, उन्होंने उस टाइम पे एलपीजी की पॉलिसी से हमारे देश को बचाया था। कुछ समझ आ रही है मेरी बात? इंटीग्रेटिव व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये ऐसी एंटरप्राइजेज हैं जो इकोनॉमिक वर्ल्ड को और भी पास लाने की कोशिश करेंगी, और ये सारी नेशंस को सर्व करने की कोशिश करती हैं, और किसी के साथ इनकी कोई अटैचमेंट नहीं है, यानी कोई फेवरिज्म नहीं करेंगे। अब यूएन भी तो यही करता है कि हमने फेवरिज्म नहीं करना, ऑन पेपर बता रहा हूं कि हम फेवरिज्म नहीं करेंगे, हम सबको बराबर लेके चलेंगे। ऑन पेपर ये भी यही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? सुपर नेशनल एंटरप्राइज का टॉपिक क्लियर है आपको? इस पे मैं तारा लगवा देता हूं, क्योंकि पता क्या होएगा, पेपर में अगर ये आएगा ना, बच्चे बोलेंगे सर ने सिर्फ एक पे तारा नहीं लगवाया था और वही पेपर में आ गया, पर ये कभी पेपर में आया नहीं। हाँ सर, ऐसा ही नहीं, ऐसा ये कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं सेल कर रहे। इनका मेन मकसद तो ये है कि अब जैसे अगर मैं बात करूं हमारी अकाउंटिंग लाइन में, मैंने आपको ना एक बॉडी बताई थी सीए फाउंडेशन में, आईफैक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। अब इनका काम क्या है, सारे वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं उनकी अकाउंटिंग को ग्लोबल लेवल पे कॉमन करना, भी सारे एक वेवलेंथ पे काम करें। ये उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब आईफैक एक तरह से अकाउंटिंग लाइन की सुपर नेशनल एंटरप्राइज होगी।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? आईसीएआई इज नॉट अ सुपरनेशनल एंटरप्राइज, वो लिमिटेड अपनी कंट्री तक अपना ऑपरेट कर रही है। आईफैक कई कंट्री मेंबर्स उसके, मतलब कई कंट्री की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसकी मेंबर हैं। इसे आप बोल सकते हो कि ये इस लाइन की सुपरनेशनल एंटरप्राइज है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कल आपने मेरे को वादा किया था कि सर हमें आप कल लिखवा देना, तो मैं थोड़ा सा आपको लिखवा के भेजूंगा। आज फटाफट कॉपी खोल लो, स्क्रीनशॉट। पर कल आपने कहा था सर इसका स्क्रीनशॉट लिया नहीं जाएगा, आज लिया जाएगा। है ये सही है, तो खींच मेरी फोटो है, ये लो, देखो फिर लिखा जाएगा। पर ये देख लो कहाँ लिखा जाएगा यार। सर एक काम करो सर, आप ना एक बार जूम करके थोड़ा स्क्रॉल करते हैं ना वीडियो से स्क्रीन पर। ये लो, फिर पहले ये लेफ्ट साइड 3 कॉन्सेप्ट्स वाली लिख लो। 3 कॉन्सेप्ट्स पहले दिखा देता हूं, इतना लिख लेना पहले पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। थोड़ा और नीचे कर देता हूं। मैं हो गया गायब? मैं तो गायब हूं। देखो ये 2 कॉन्सेप्ट्स तो दिख रहे हैं आपको, थर्ड दिखा देता हूं, थर्ड भी देख लो। ये पीएलसी है सारी की सारी। थर्ड कॉन्सेप्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, पीएलसी का। ठीक है जी, अब हम राइट साइड पे चलते हैं। राइट साइड पे, हाँ हाँ चल, पहले राइट पे आ तो जाऊं। राइट में अभी ना आप एक काम करना, फोकस करना, सिर्फ आप फोकस करना बीसीजी, या चलो चारों ही दिख रहे हैं आपको, है ना, चारों दिख रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल करके बना लेना जी आप, वर्टिकल पे तो बना भी नहीं पाओगे। मेरे को लगता है 4 पेज ना लगाने पड़ जाए आपको। थोड़ा और नीचे करता हूं इसको। ठीक है जी, ये भी लिख लेना, और थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं ताकि सारा आपको दिख जाए। ये लो जी, यहां तक है बस। ये सारा आपका पोर्टफोलियो समराइज हो गया सारा, 3 कॉन्सेप्ट्स एंड 4 मॉडल्स। ठीक है, रुको, पिक्चर अभी बाकी है। ये लिख लोगे, उसके बाद स्वॉट। वैसे स्वॉट से आगे मैंने लिखा नहीं होगा, स्वॉट तक ही लिखा हुआ है। स्वॉट भी लिख लेना, यहां तक लिख लेना बस, स्वॉट तक। ये लो जी, एक सेकेंड। ये लो जी, स्वॉट तक आप नोट कर लीजिएगा। इसके आगे तो वैसे एक टोज है और एक ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है। ठीक है जी, ऑलमोस्ट चैप्टर 2 कंप्लीट ही आपका। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।